पिछले जमाने में राजा का एक क्षेत्र हुआ करता था और उस क्षेत्र को एक राजा पूरा संभालता था और उसकी जो प्रजा थी वो प्रजा कितनी खुश है इससे पता लगता था कि राजा कितना शक्तिशाली है और राजा का कितना कंट्रोल है उसकी प्रजा पर। धीरे धीरे बात आगे बढ़ी, मॉडर्नाइजेशन पे आया। उसके बाद में जो भारत है, भारत गुलाम बना अंग्रेजों का। गुलाम बनने के बाद में 1947 में भारत को अंग्रेजों से आजादी मिली। उसके बाद में लगातार कांग्रेस की सरकार रही, आगे पीछे कभी बीजेपी कभी कांग्रेस, ऐसा करके सरकारें आगे पीछे चलते गई। पॉलिटिक्स बढ़ी, पॉलिटिक्स धर्मों में कन्वर्ट हुई, सब हुआ और जो ये लड़ाई है एक पॉलिटिक्स की वो आगे बढ़ गई। लेकिन 2014 में बीजेपी गवर्नमेंट ने अपना भारतीय शासन में जमावड़ा जमाया, वहां पर आके वो एक सीट पर बैठी और तब से जो अभी कार्यकाल है 11 साल का, वो बेमिसाल काम करते हुए बीजेपी गवर्नमेंट आगे बढ़ते रही। तो जब राजा का कार्यकाल से लेकर ये मोदी का कार्यकाल जो है, तो इसमें क्या समानता है, इसकी क्या बातचीत है, आज हम जानेंगे खुद भोसले वंश के राजा राजे मुधोजी भोसले से। सर नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। सर, पुरातन भोसले वंश के एक उत्तराधिकारी होने के नाते आपको क्या लगता है कि जो ये मोदी सरकार है, मोदी गवर्नमेंट है, बीजेपी गवर्नमेंट है, उनका जो अभी एक कार्यकाल रहा है 2014 से लेकर 2025 तक का, तो कितनी भूमिका उनने सही निभाई है अभी तक? ये जो 11 वर्ष का ये कार्यकाल रहा, इसमें बहुत सी अच्छे कार्य हुए हैं। एक जिस सरकार को एक विश्वास के साथ लोगों ने आगे लाया है, उस हिसाब से उन्होंने उस कार्य को किया है और उस कार्य का अच्छा एक लोगों में थोड़ा सा उस कार्य के प्रति एक सहानुभूति है। ठीक है, जैसे कि देखा जाए तो कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। एक देश को अगर चलाना है, एक तबके को अगर चलाना है, तो कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, उसके प्रिंसिपल्स के ऊपर में सब चलता है। तो आपको क्या लगता है कि जब मराठा एम्पायर था, जब छत्रपति शिवाजी महाराज इतने बड़े जो मराठा के राजा थे, उसके बाद में जो भोसले जो काल में पूरा मराठा साम्राज्य को संभाला गया, तो वो टाइम के प्रिंसिपल्स और अभी जो यहाँ पर 22nd सेंचुरी में जो प्रिंसिपल्स है, वो कितना मेल खाते थे? कि उस समय की जो स्थिति थी, उस समय की जो परिस्थिति जिसमें से शिवाजी महाराज ने एक स्वराज्य की नींव रखी, वो बहुत अलग थी। वो परिस्थिति यानी उसमें एक हम ये बोल सकते कि एक राजा के लोकप्रियता और एक राजा जो राज्य करता था, उसमें वो जो अन्याय और वो पर्टिकुलर एक जाति और समाज के ऊपर वो कार्य करता था, उसके विरोध में छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्वराज्य बनाया। स्वराज्य का मतलब ही होता है ये लोक राज्य, और वो जो बना वो स्थिति और अभी जो स्वतंत्रता के बाद की स्थिति, इसमें बहुत फर्क है। तो कहीं ना कहीं वो दोनों को एकदम अपन बहुत करीब नहीं मिला सकते, कहीं उसको अपन समाज में क्या है उसको अपन देख सकते कि उसमें से इधर क्या आया और क्या नहीं। तो ये परिस्थिति के हिसाब से है। ये 11 वर्ष पूर्व जो परिस्थिति थी भारत की, वो परिस्थिति में 11 वर्ष बाद बहुत सा बदलाव आया। तो अपन इनमें कंपैरिजन अपन बहुत अच्छा कर सकते हैं कि आजादी के बाद से ये और इसके बाद इसमें क्या क्या सुधार हुआ और वो नीति जो शिवाजी महाराज राजाओं की थी उसमें क्या सामान्य, अपन पहले इस ढंग से अगर करें तो उसको अपन बराबर लोगों तो क्या आपके हिसाब से क्या नीतियां थी और कैसा, मतलब 2014 के पहले क्या हाल थे इंडिया के और 2014 के बाद क्या हुआ आपके साथ? कैसा ये राजकारण जो चला है आजादी के बाद, स्वतंत्रता के बाद, तो उसमें लोक प्रतिनिधि ये चुने जाने लगे और लोक प्रतिनिधि चुनने के बाद जो राजकीय क्षेत्र होता है 5 साल का, तो जब लोक प्रतिनिधि बनता है तो लोक प्रतिनिधि ऐसा चाहिए कि लोक प्रतिनिधि ने सब धर्म संभाव, ये भावना से लोक प्रतिनिधि ने काम करना है। पर कुछ इसमें वो भावना से काम नहीं हुए और उसको देखते हुए अगर 35-36 साल का अगर पीरियड देखा जाए तो बहुत सा ऐसा कार्य हुआ है। कार्य हुआ नहीं ऐसा नहीं है, कार्य नहीं होता तो इतनी साल टिकते भी नहीं, कार्य हुआ है, पर कहीं ना कहीं वो कार्य होता है लोगों को गुमराह करने में बहुत ज्यादा आया है। लोगों को उसके प्रति अंधेरे में रखते हुए कुछ ऐसे कार्य किए गए जो एक भारत अपन बोलते हैं इसको, एक हमारा हिंदू राष्ट्र, इस हिसाब से वो जो कार्य हुए वो राष्ट्र को कहीं ना कहीं क्षति देने के कार्य हुए। कहीं ना कहीं हमने लोगों को विश्वास में न लेते हुए, उनको अंधेरे में रखते हुए हमने बहुत से ऐसे कार्य किए जिससे अपने इसको नुकसान होने का बहुत ज्यादा ये। सही बात है। तो इसमें अभी 11 वर्षों में ये बहुत सी चीजें ये हो रही है। एक भारत
श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत क्या आपको लगता है कि इंडिया का डेवलपमेंट हुआ है? हाँ, इंडिया का अभी ये 11 साल में बहुत अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो अ, अभी भारत में लोगों के हित के लिए बहुत सी ऐसी चीजें हो रही है। डेवलपमेंट का कार्य तो निश्चित हुआ है, लोगों के हित के कार्य के ऊपर ज्यादा फोकस हो रहा है, ये बात तो निश्चित है इस 11 ठीक साल। है, और नागपुर का? नागपुर का विकास तो बहुत अच्छा हुआ है। नागपुर के विकास के बारे में अगर कहा जाए तो एक जमाना था कि नागपुर को एक छोटा ग्रामीण भाग समझा जाता था। उसमें विकास नागपुर के कार्य में बहुत अच्छा हुआ है और विशेष रूप से मोदी जी तो है ही सेंटर में, पर यहाँ पे भी देवेंद्र फडणवीस जी जो नागपुर के, वो हमारे गडकरी जी नागपुर से है जो सेंट्रल में, ये लोगों ने मिलके मोदी जी के नेतृत्व में एक विकास कार्य बहुत अच्छा किया है। और नागपुर में एक आज कहा जाए तो नागपुर को हम उप राजधानी सही मायने में आज देख सकते हैं। एक राजधानी के दर्जे के हिसाब से नागपुर में डेवलपमेंट हो रहा है, तो इसमें कोई दो मत नहीं। गवर्नमेंट की ऐसी कौन कौन सी पॉलिसीज है सर कि जो आपको लगता है कि जो महाराष्ट्र के लिए और अपने नागपुर के लिए बहुत इम्पैक्टफुल रही है? नहीं, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है, बहुत सी ऐसी पॉलिसीज कि महाराष्ट्र का जो डेवलपमेंट जिस हिसाब से होना था वो पिछले 36 साल में उतना हुआ नहीं। देखिए, कोई टपके का प्रॉपर हुआ है, पर आज जिस ढंग से महाराष्ट्र में हर ठिकान में जो कार्य हो रहा है, लोकहित के लिए हो रहा है और समाज हित के लिए हो रहा है, तो ये कार्य हर पूरे महाराष्ट्र में बहुत अच्छे चल रहा है। विशेष करके नागपुर को एक दुर्लक्षित हम कहते थे कि देखा था स्वातंत्र के बाद में जो भी नागपुर से बहुत लीडर बने, ऐसा नहीं है कि नागपुर से नहीं बने। मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री लेवल तक भी उस वक्त भी नागपुर के गए, भगवंतराव गायकवाड़ जी से लेकर बहुत से बड़े बड़े लीडर्स यहाँ से गए। पर एक नागपुर और विदर्भ का ऐसा था कि वो यहाँ से जाने के बाद वो मुंबई के हो जाते थे, ऐसा लोगों का एक कहना था। यहाँ सिर्फ वो आते थे 2 दिन, बाकी पूरा है। तो नागपुर के ऊपर जिन लोगों ने, हमारे लोक नेता ने ख्याल देना था वो नहीं दिया उस वक्त। आज ये 11 वर्षों से एक प्रॉपर जो ख्याल है नागपुर पे ये हो रहा है। नागपुर को एक मुख्य मानते हुए नागपुर का बहुत सा डेवलपमेंट आज हो रहा है। पर एक दुख की बात है, थोड़ा संतरा के ऊपर काम नहीं हो रहा है। अच्छा। नागपुर को जो संतरा नगरी कहा जाता था, वो संतरा नगरी कहीं ना कहीं हमारी पिछड़ रही है, पीछे रही। तो उसके ऊपर भी मेरा निवेदन रहेगा कि उसके ऊपर भी एक काम हो और जो फैसिलिटी संतरा इसके लिए होना, जो ओहदा दिया गया है नागपुर को ऑलरेडी, वो ओहदा रहना चाहिए। और संतरे के लिए जो मदद चाहिए और शासन ने उसको पानी वानी की उस हिसाब से करना चाहिए। तो अपना जो नागपुर का एक नाम है, एक राजधानी के रूप में नागपुर रहा है, भोसला राजधानी के रूप में, उसके बाद संतरा, तो आज ऑरेंज सिटी हम कहीं ना कहीं हमारी बिछड़ते जा रही है। तो बस बाकी उसके ऊपर अगर आ जाए ख्याल तो मेरे को लगता है कि नागपुर जो आज डेवलप हो रहा है वो बहुत अच्छी हिस्से होगा। ठीक है। आपने अभी जैसा कहा कि पहले भी कई नेता उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री के ओहदे तक नागपुर से गए हैं, लेकिन 2014 के बाद जो हमने देखे हैं, आपने तो अब इतने सालों से नागपुर देखा हुआ है, लेकिन 2014 के बाद हमने जो नागपुर देखे हैं उसमें फिर जो 2 बड़े नेता है जो नागपुर से गए हैं वो देवेंद्र फडणवीस जी है और नितिन गडकरी जी है। तो उसके बाद में डेवलपमेंट हमको बहुत दिखा। वहीं पर पहले एक बार देखे तो एक राम झूला बनाने के लिए मेरे ख्याल से 17 से 20 साल का, एक राम झूला बनाने के लिए, एक साइड का राम झूला बनाने के लिए 17 से 20 साल का समय लग गया था। तो ये क्यों हुआ, या क्या आपको क्या लगता है इसके लिए? तो इसके लिए ऐसा है कि एक तो जो टेक्निक है वो हमने पूरी जांच पड़ताल है, वो पूरी टेक्निक को एक नॉलेज न लेते हुए हमने वो काम शुरू किया। कहीं ना लैक ऑफ क्या बोलते हैं हम, कम्युनिकेशन जो हुआ है वो बराबर हुआ नहीं। जिसको हम काम दे रहे वो व्यक्ति को उस चीज की जानकारी है, वो कर सकता है कि नहीं, ये हम उसको देखे नहीं। और जो अभी हमारा जो रिलेशन आउट ऑफ इंडिया बन रहा है, जो फॉरेन रिलेशन हमारे बन रहे हैं आउट ऑफ इंडिया बन रहा है, तो वहां से जो डेवलपमेंट के आइडियाज आ रही और वहां से पूरी स्टडी करके आ रही है। फर्क ये पड़ रहा है कि वहां से अगर हम समझे कि हमको राम झूले जैसे झूलता पुल बनाना है, तो वहां अगर है तो हम वहां से पूरी स्टडी करके वहां के टेक्नीशियंस को हम सुपरविजन में लेके हम उसको डेवलप कर रहे हैं, करके ये काम फास्ट होता है और इसलिए डेवलपमेंट हो रहा है। अब मेट्रो से हो गए, हर चीज आप देखो, तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। और महाराष्ट्र के लिए और नागपुर में आज जिस ढंग से कार्य हो रहे, तो एक बहुत अच्छी सुविधा उपलब्ध हो रही। एक आपका एक मत जानना चाहूंगा इस पे, आपके हिसाब से क्या विदर्भ को महाराष्ट्र से अलग होना चाहिए? मेरे हिसाब से तो होना चाहिए। क्यों? देखिए, विदर्भ में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हम
हमारे पास खुद का एक खनिज है, हमारे पास खुद की एक अलग संपत्ति है। और महाराष्ट्र में हम कहीं ना कहीं लगता है कि हम कहीं ना कहीं आज भी थोड़ा विदर्भ में हम पे अन्याय होता है, ये तो मानना पड़ेगा। फॉर ग्रांटेड लेते हैं फॉर विदर्भ। ग्रांटेड लेते हैं। और विदर्भ का एक औहदा अलग है। जब हमको नागपुर ये सिपेन विरार में था, राजधानी थी, राजधानी को जब इधर लाया गया तो कहा गया कि हम इतने वर्षों बाद इसको राजधानी का दर्जा देंगे, और वो चीज हुई नहीं हुई। और जो राजधानी उपराज्य बन जाती है उसका तो दुख होता है। सही क्योंकि हम जिस साम्राज्य से है, हमारे घराना जो है, हम सिपेन विरार में हमारी राजधानी नागपुर रही है और वो अभी हम उप राजधानी में रह रहे, ये तो एक थोड़ा सा दुख है। और नागपुर अगर विदर्भ को अलग करना है तो एक अच्छा बन सकता है। हम अगर बैतूल तक का भाग हमारे साथ ले ले तो बहुत अच्छा विदर्भ का भी एक खुद का डेवलपमेंट बहुत बड़ा हो सकता है। हाँ, विदर्भ का, और उसमें ऑफ कोर्स नागपुर राजधानी बन के ये पूरी मराठी भाषी लोग इधर ज्यादा है। अगर आप हमारे नागपुर के बाद हम मध्य प्रदेश की ये बाउंड्री अगर टच करते हैं तो बैतूल तक जो है वो खास करके मराठी भाषी लोग बहुत है, कल्चर बहुत सा अपने जैसा है। तो अगर ये और विदर्भ एक आ जाए तो मुझे लगता है बहुत बड़ा एक विदर्भ को एक ओहदा और दर्जा बड़ा मिल जाएगा। और ये नागपुर राजधानी, इसका एक वैभव फिर से कायम हो जाएगा। अभी तो डेवलपिंग स्टेज में है ही नागपुर। हाँ। ठीक है, विदर्भ अलग हो जाएगा, नागपुर राजधानी बन जाएगी तो और क्या डेवलपमेंट की आशा अपन कर बहुत सा सकते हैं। डेवलपमेंट रहेगा। क्योंकि कैसा है, एक स्टेट बन जाता है, एक जिला बन जाएगा, विदर्भ एक स्टेट बन जाएगा और उसके बाद यहाँ से सब चलेगा। मुख्यमंत्री भी यहाँ का होगा, सब यहाँ से जब चलेगा ना, तो आज जो डेवलपमेंट हो रहा है, आज हमको सेंट्रल से पास हो रहा है, फिर महाराष्ट्र से पास होके फिर डेवलपमेंट हो रहा है। सब महाराष्ट्र से पास, तो महाराष्ट्र में पूरा होने के बाद, कंप्लीट होने के बाद नागपुर आता है। और ये कैसा है ना, ये खुद हम डिसाइड करेंगे। आज हमारे पास क्या नहीं है आप बताइए। आज राजधानी बनने के लिए हमारे पास सब है, हमारे राष्ट्रपति भवन है, नहीं है तो आज गवर्नर जो कोठी है, सही बात है, उसके बाजू में इतनी जगह पड़ी का मैं बना सकते। सिविल लाइंस एरिया सबसे बड़ा है, तो वो भी आके कहीं रह सकते। हाँ। गवर्नर कोठी हमारे पास है, राष्ट्रपति तो ये पूरे राष्ट्र का होता है, पर जब भी वो आए तो उनको तो यहाँ अड़चन नहीं। पर गवर्नर कोठी है हमारे पास, हर इसका एक गवर्नर होता है, तो गवर्नर कोठी तो है ही। अरे विधान भवन भी यही है, विधान भवन है, मुख्यमंत्री निवास है, उप मुख्यमंत्री निवास है, अपना जैसे हम खासदार लोगों का बोलते हैं तो वो भी हमारे पास रवि भवन है, आमदार निवास है। हमारे पास क्या नहीं है, हैदराबाद हाउस जैसा एक ऑफिस है, तो हमारे पास तो सब है ना। हम तो आज बोले तो आज ट्रांसफर हो सकता है, आरबीआई भी है, आरबीआई सब है, आरबीआई गोल्ड रिजर्व भी है। इतना बड़ा हमारे पास रहने के बाद अगर हमको नागपुर अगर राजधानी बनती है और विदर्भ और इधर ये पट्टा ले लिया जाता है तो एक मेरे को लगता है बहुत खुशहाल ये रहेगा। क्योंकि आप अगर उधर का देखें तो उधर भी बहुत सी ऐसी चीजें है और विदर्भ में ये सब मिलके हम सप्लाई कर पाएंगे लोगों को। सही बात। आज बिजली भी आप देखा जाए तो विदर्भ की आज तक इतने % बिजली महाराष्ट्र मुंबई में जाते रहे, महाराष्ट्र को गई, महाराष्ट्र मुंबई सप्लाई करता, आज भी वो कंडीशन, वही कंडीशन। तो अगर विदर्भ अलग होता है तो खुद का रेवेन्यू, खुद का कुछ डेवलप बनेगा और बहुत अच्छा डेवलपमेंट करेगा। सही बात। हमारे पास पेस है, जगह है, हमारे पास डेवलपमेंट के लिए बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को हम यहाँ डेवलप कर सकते हैं। आज हमारी अभी ये देखो अपना अगर आप देखेंगे तो हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को छोड़ के अगर हम देखते हैं तो बिजनेस प्लाजा इतने हमारे आधे आधे एरिया खाली पड़े हैं, सब खाली। MIDC से लेके आप सब घूमो, बूटी बोरी है इधर की, तो बहुत सी जमीनें हमारी खाली पड़ी है। ये सब डेवलप, यहाँ बड़े बड़े बिजनेस आएंगे, उद्योग आएंगे तो हमारा डेवलपमेंट बहुत अच्छा होगा। पर इसका हाथ बार महाराष्ट्र को भी लगेगा, तो एक उद्देश्य के विदर्भ पे होना चाहिए, ऐसा एक है। पर अभी देखो कब उसका ये होगा। चलो हम प्रार्थना करते हैं, हम उम्मीद लगा सकते हैं सरकार से कि बहुत जल्दी वो हो जाए। लेकिन फिलहाल आपसे पूछना चाहूंगा कि 11 सालों में जो मोदी सरकार ने अभी पॉलिसी निकाली है, ठीक है, जो भी इन 11 सालों में जो भी अलग अलग अन्य प्रकार की मोदी सरकार ने पॉलिसी निकाली है, तो वो पॉलिसी का फायदा महाराष्ट्र या नागपुर को हुआ है आपके हिसाब से कुछ? हाँ, क्या हुआ फायदा तो महाराष्ट्र का डेवलपमेंट, नागपुर का डेवलपमेंट बहुत हो रहा है। पॉलिसी देखिए जो निकलती है सेंट्रल से वो सबको लागू, थोड़ी कम ज्यादा इसमें होती है, कोई स्टेट में ज्यादा होती है, कोई स्टेट में कम होती है, पर हो तो जरूर है। जो डेवलपमेंट है हर क्षेत्र का डेवलपमेंट आप देखिए, चाहे मेट्रो है, चाहे रोड है, चाहे बाकी इसका डेवलपमेंट है महाराष्ट्र में, ये चीजें तो हो रही है। और इसके कारण नागपुर को बहुत सा फायदा है। क्यों, नागपुर के 2 मेन नेता हमारे पास है, वो भी इसके ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, और जो सेंट्रल से ऑर्डर आ रहे हैं उसको लेते हुए वो भी अपनी ओर से
रिक्वेस्ट करके एक अलग फंड लाके यहाँ डेवलपमेंट तो हो रहा है, हो रहा है। उसके बारे में कोई दो मत नहीं है। मुझे तो ये कहते हुए भी पॉलिसी मतलब फायदेमंद साबित है होती है। फायदा, मेरे को ये कहते हुए कोई संकोच नहीं कि अगर महाराष्ट्र में नागपुर से दो नेता अगर आज काम कर रहे हैं तो अच्छा काम कर रहे हैं। इसके पहले मैंने आपको बताया कि दूसरी पार्टियां जो थी उसमें थे, उससे भी यहाँ से चुन के गए, लेकिन उससे बहुत गुना बहुत अच्छा काम ये दोनों मिलके कर रहे हैं। और इनके साथ जो भी नागपुर के हमारे चुन के आ रहे, वो लोग भी उनको कंधे से कंधा लगा के साथ दे रहे, तो काम बहुत अच्छा हो रहा है। ठीक है, एक जब एक पुराने एक एम्पायर के वंशज की बात आती है तो ये तो नीतियां जो है वो तो सब है ही साथ में, लेकिन उसके साथ ही साथ एक हेरिटेज के ऊपर में भी विषय उठता है। ठीक है, हेरिटेज हो गया, हेरिटेज अब सिर्फ बिल्डिंग नहीं, हेरिटेज अब कल्चर भी है कि जो पहले कल्चर हुआ करता था तो वो कल्चर अभी फॉलो नहीं होता है, मॉडर्नाइजेशन की तरफ युवा जा रहा है आजकल का। तो उनके लिए क्या आप संदेश देंगे कि मॉडर्नाइजेशन तो जरूरी भी है, लेकिन क्या अपने जो पुराना कल्चर है उसको भूलना भी सही है? मॉडर्नाइजेशन जमाने के हिसाब से तो बहुत जरूरी है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं वैसा वैसा तो डेवलपमेंट होना चाहिए, पर डेवलपमेंट होते होते हमारे जड़ को नहीं भूलना चाहिए। जो हमारा जड़ है, जो हमारे पूर्वजों का इतिहास है, जो पूर्वजों ने आज तक उसकी धरोहर हम बना के रखे हैं, उसी के कारण तो आज ये डेवलपमेंट आगे बढ़ रहा है। नहीं तो देश कहाँ के कहाँ होता अगर ये लोग वो करते नहीं उस सही बात। वक्त। तो इन्होंने जो हमारे लिए बना के रखा है वो चीज का जानो, हमको वो चीज के बारे में मालूम होना बहुत जरूरी है और नई नई पीढ़ी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और जो भी हमारी संस्कृति है, उस संस्कृति को जब तक हम जतन नहीं करेंगे हमारी धरोहर पूरी नहीं रहेगी। जो हेरिटेज इसी को कहा जाता है कि हमारी जो संस्कृति हमारी धरोहर है वही हेरिटेज है। और उस हेरिटेज को हम अगर लेके हुए चलते हैं, और हेरिटेज की जो वास्तु कुछ कुछ होती है वो वास्तु को भी अगर बराबर प्रॉपर मेंटेन रहा तो वहीं से एक लिंक होती है। इतिहास और इतिहास का साक्ष्य, ये दो चीजों के बहुत बड़ा महत्व है। इसको अगर बराबर लिंक प्रॉपर रखेंगे तो मुझे लगता है कि ये जो डेवलपमेंट के साथ संस्कृति जो होगी उससे भारत जो बोलते हम, या प्रत्येक महाराष्ट्र के भारत में जितना भी आता है उसका उस इससे जुड़ाव अगर रहा तो वहाँ के क्षेत्र का वो एक इतिहास फिर से लोगों के सामने आएगा। और ये जरूरी है कि हमारे देश धर्म इसकी रखवाली ये बहुत महत्वपूर्ण है। और उसके साथ ये सब चीजों को देखते हुए डेवलपमेंट, तो इसमें नई पीढ़ी को इसके बारे में जानकारी बहुत होना। मेरा कहना है कि आप इतिहास को जानिए, इतिहास की मालूमात कीजिए। सिर्फ हमने बोल दिया कि राम भगवान थे तो राम भगवान थे, ये नहीं होता। राम भगवान थे और राम भगवान होने के बाद उनको क्या क्या करना पड़ा, ये महत्व है। ये महत्व। शिवाजी महाराज ने छत्रपति बने पर उनको उसके लिए क्या क्या करना पड़ा, बचपन से कैसी नीति किया, क्या किया, तभी प्रजा ने साथ दिया। इतना बड़ा साम्राज्य के विरोध में एक छोटे से आदमी ने आना और एक स्वराज्य बनाना, सही बात। उसके लिए लोगों का विश्वास जीत के एक लोक राज्य बनाना ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। और सरकार का भी यही काम होना कि आज जो 11 साल पूरे है वो आगे और इनके हो, ये हम दुआ करेंगे। पर ये चीज को भी ध्यान में रखना चाहिए कि जैसे शिवाजी महाराज ने सबको लेके चले वही नीति से अगर अपन चले तो और मजबूती से डेवलपमेंट के साथ ये भी कल्चर बहुत महत्वपूर्ण है। सही बात है। अब जैसे बात हेरिटेज की आपने की है, आप लोग ने तो अभी तक धरोहर संभाल के रखे हो, जो वंशज है उन लोग नहीं संभाल के रखे, तब हम जाके जो अभी की पीढ़ी है उनको ये सब दिखता है कि क्या होता था, कैसा होता था। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जो भारत सरकार है उनने इंडियन हेरिटेज को संभालने के लिए जो भी किया मराठा एम्पायर के, तो क्या उससे संतुष्ट है जो भी उन्होंने चीजें की है? नहीं, उससे इस घराने का होने के नाते मैं पूरा संतुष्ट नहीं हूँ। ऐसा है कि बहुत सा डेवलपमेंट की इसमें हमने बहुत सा हेरिटेज तोड़ दी है। वो हेरिटेज को जतन करते हुए डेवलपमेंट होना चाहिए था। पर इससे ऐसी चीजें की रोड के कारण टूट गई है हमारी, तो उसको ऐसा बीच का है तो उसको बीच में रखते हुए हम उसके लिए ये बनाना था। और बहुत सी हेरिटेज चीजें जो हमारी, मैंने अभी 11 साल में कुछ संपुष्ट सब नहीं हो रहा है, उसके पहले भी बहुत सी हेरिटेज धरोहर दुर्लक्षित की गई और दुर्लक्षित करने के बाद वो टूटते गई। जैसे हमारे किले हैं, हमारे हेरिटेज मंदिरें हैं, जितने भी हेरिटेज ये थे वो उस 35-36 साल में भी उसके ऊपर ख्याल नहीं दिया गया। तब तो नीति नहीं थी, और अभी जो है उसको जतन करना चाहिए। यही मेरा आज कहना है कि ये 11 वर्ष के ये कार्यकाल में ये हेरिटेज का लोगों का एक कनेक्शन बनना चाहिए और इसको जरूर करना चाहिए। जो हमने ये लोग जो आज हम
ये होल्ड करके हम ये करते तो हमको इसकी मुझे बहुत तकलीफ है। यानी हम क्या बोलते हैं, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के, दिखाने के। ये हमारे साथ होता है। क्योंकि ये चीज को जब हमको हर देखो साल में हमारे पास हम्म कारागिर लगे होते हैं, लोग लगे, साल भर इसको कहीं ना कहीं पार्ट्स को थोड़ा 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 करते रहना पड़ता है कि 300-400 साल पहले की वास्तु है। सही बात है। और ये जब करते हुए गवर्नमेंट को टैक्स देना है, हम्म इसमें हेरिटेज के लिए फ्री कुछ भी नहीं रखा है। हम्म ये सब ये भाड़ा इसका हम टैक्स पे करते हैं, तो हमारी भी इच्छा है कि हम टैक्स भर रहे हैं तो थोड़ा फिर हम हमारे मर्जी के हिसाब से करें। सही बात। तो ये सब चीजों की बहुत अड़चन आती है और मेंटेनेंस करने के लिए ये तकलीफ होती है। तो इसके लिए भी एक हेरिटेज के हिसाब से उन्होंने करना चाहिए। हम नहीं कहते कि हमको पैसा देना चाहिए हम करने के लिए, पर कहीं ना कहीं थोड़ा फ्री हैंड हमको भी रखते। जैसे ये कैसा है, जो भी ऐतिहासिक लोग हैं आज बहुत से ऐसे हो गए जिन्होंने अपने घर तोड़ डाले, बाड़े तोड़ डाले। इसका कारण ये है कि इनको तकलीफ होती है। हम इसीलिए कि ये हमारा इतिहास है, ये है तो हमारा अस्तित्व है, अस्तित्व है। ठीक। ये भावना हमारे मन में है कि बाड़ा है, राजबाड़ा, हम इससे बड़ा बंगला बना लेंगे तो बंगला कहलाता है। इसका जो ऐतिहासिक महत्व है वो जतन करना हमारा कर्तव्य, कि हमारे अस्तित्व की निशानी है। तो हम लोग तो उसे तोड़ना नहीं चाहेंगे। तो ऐसा जो चाहता है उसको कहीं ना कहीं मॉरल सपोर्ट एक आना चाहिए। हम नहीं कहते सरकार ने हमको पैसा देना चाहिए और हमारे घर को बनाना चाहिए, लेकिन जो है उसको बस हाँ, जो जतन है से थोड़ा सा हम जो कर रहे हैं हेल्प करना चाहिए। उस पर ज्यादा कायदे कानून लाद के ऐसा ना हो कि कल डिस्टर्ब हो जाए, रहे यार आगे की पीढ़ी बोलती नहीं होना, ये धीरे धीरे तोड़ते जाओ और बंगले बनाते जाओ। ये फिर हेरिटेज और डेवलपमेंट चलेगा ही, चल ही नहीं पाएगा साहब। और मेरे ख्याल से तो ये जो हेरिटेज डिपार्टमेंट है ना, ये हर ठिकाने में नहीं है। ये हमारे जो यहाँ का है वो सबसे गंदा है। अच्छा। यानी नागपुर का हेरिटेज और सबसे दुर्लक्षित, सिर्फ हेरिटेज में कमेटी बन के बैठी है। हाँ, जबकि यहाँ पे बहुत कुछ है, वर्क कुछ नहीं करती है। मेरे बहुत बार झगड़े हुए, मैंने केसेस भी डाला हेरिटेज डिपार्टमेंट। तो हेरिटेज के ऊपर मैं बोलता जिनके पास हेरिटेज है ऐसे 8-10 लोगों को कमेटी में लीजिए गवर्नमेंट के साथ, यहाँ के जहाँ जहाँ लोकल है वहाँ के। हमको पूरे इंडिया में मत रखिए, हमारे को अगर नागपुर है हमारा हेरिटेज है तो यहाँ कुछ हेरिटेज डेवलपमेंट हो रहा है वो कमेटी में हमको रखना चाहिए। हम भी आपको अच्छी सलाह दे सकते हैं बिना स्वार्थ के। तो ये चीजों को रखना चाहिए। नागपुर में 50 लोगों के पास हेरिटेज है, ऐसे लोगों के लीजिए गवर्नमेंट में बैठ। आज जो हमारा अजब बंगला है वही तो हमारा अजब बंगला नहीं रहा। सही बात है। वो वास्तु की हालत ऐसी हो रही कि हमको देखना सिर्फ अभी, और बल्कि बहुत अच्छा है वो, अगर अभी वाघ नक्शा ही करके अजब बंगला लोगों को समझ में आ रहा है, नहीं तो नई पीढ़ी को अजब बंगला मालूम नहीं कब से बंद पड़ा है। पता ही नहीं है कि म्यूजियम भी है नागपुर में, और बल्कि वो बहुत बड़ा म्यूजियम है। बहुत बड़ा है कि विदर्भ का एक रेपुटेड म्यूजियम था जिसको अजब बंगला कहते थे। यहाँ से बहुत सी चीजें महाराष्ट्र और इंडिया में जब भी हेरिटेज का और ये इसका दिखाया जाता था यहाँ से बहुत सी चीजें जाती थी। पर आज वो वहां गया मैं तो जो काम है बाकी चीजें कहाँ गई तो पता नहीं, पर बाकी ऐसी रखे उन्होंने जैसी कचरा रखते ऐसी किताबें भी जमा उसके ऊपर बैनर डाल के पड़ा है। भंगार कौन सा है, भंगार बन गया नहीं ये चीजें। तो ये जो है जो बंगला इसका जतन होना चाहिए, ये बिल्डिंग बनना चाहिए, हेरिटेज रहना चाहिए, यही एक है हमारी वास्तव। और ये सरकार कर सकती है, इसलिए हम इससे उम्मीद करते। सही बात। यानी ये वो सरकार में बात होती तो ये उम्मीद तो करते ही नहीं, ये कर सकते हैं। तो 11 साल की डेवलपमेंट में अगर इसको भी ख्याल दे हेरिटेज के ऊपर तो बहुत अच्छा रहेगा। एक और चीज की बस स्मार्ट सिटी, ठीक है, मेक इन इंडिया और अमृत भारत, ये जो पॉलिसीज है मोदी गवर्नमेंट की, बीजेपी गवर्नमेंट की देश को लेकर, तो ये पॉलिसीज महाराष्ट्र और विदर्भ और नागपुर लेवल में कितना गेम चेंजर साबित हो सकती है? नहीं, ये जो पॉलिसीज है ये बहुत अच्छी पॉलिसीज है और ये जरूरी भी था। ये जो अगर डेवलपमेंट आज के इस हिसाब से नहीं होगा तो फिर पिछड़ा हुआ ही हम कह सकते हैं। पर महाराष्ट्र और नागपुर ये एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक वारसा है, एक बड़ा ऐतिहासिक वारसा है। अगर आप देखते तो महाराष्ट्र की भूमि छत्रपति शिवाजी महाराज से लेके तो आज तक, और ये एक ऐतिहासिक वारसा इसीलिए कि यहाँ से बड़े बड़े राजा महाराजा होके गए। दूसरा यहाँ से अगर देखे तो हमारे नागपुर विदर्भ और ये पट्टा देखे तो यहाँ देवलोक तक की रुक्मिणी माता से बात आती है, जीजा माता से, ये सब चीजें है, ये हमारे यहाँ की धरोहर है नागपुर और विदर्भ की। और महाराष्ट्र ये जो है ये डेवलपमेंट करते करते पूरे भारत का डेवलपमेंट और महाराष्ट्र विदर्भ के डेवलपमेंट में बहुत फर्क है। इसके हेरिटेज और इसका सब जतन करते हुए, इसकी ऐतिहासिक जतन करते हुए ये डेवलपमेंट होना चाहिए। हम अगर
अदर साइड उधर दिल्ली वगैरह में करते तो 2-4 कोठिया बिठिया के व्यतिरिक्त कुछ है नहीं दिल्ली में। या बाकी इसमें ऐतिहासिक, यहाँ ऐतिहासिक वारसा बहुत है महाराष्ट्र, और यहाँ नदियाँ हो गई, हमारे बाकी स्रोत हो गए, अगर देखे तो बहुत बड़ा महत्व रखता है। तो इस कारण ये डेवलपमेंट के साथ इसका जतन होते होते हो जाए, कहीं रोड में या बंद ना हो जाए, कहीं डेवलपमेंट में कहीं रुक ना जाए, या इसको न तोड़ना न पड़े, ये हमारी भावना है कि ये चीजें रहते हुए अगर डेवलपमेंट होगा तो बहुत सुंदर एक डेवलपमेंट होता है उसका। तो उस हिसाब से अगर हो, और अभी जो हो रहा है अच्छे डेवलपमेंट हो रहे, सिर्फ एक ही ये कहना है कि डेवलपमेंट हो रहे पर पर्टिकुलर एक एरिया का डेवलपमेंट होगा तो थोड़ी तकलीफ कम होगी। अभी डेवलपमेंट में क्या हो रहा है कि हर ठिकान में डेवलपमेंट हो रहा है, कब कौन सा रास्ता बंद होता कौन सा चालू होता है, एक एक साइड अगर होते गई ना प्रॉपर, तो मुझे लगता है कि लोगों को भी उसमें आनंद आता है और डेवलपमेंट का भी आनंद मिलेगा। अभी जिस हालत से, यानी हमारा छोड़ जिस हालत से बाकी लोगों को जो तकलीफ होती है कि कब क्या बंद हो जाएगा, एक पर्टिकुलर एरिया, जैसा हम कहते हैं आज बिजली बंद है, एक एरिया में बताते इतने घंटे बिजली नहीं आएगी, ये अभी इस पे भी आ जाता है मोबाइल पे, पेपर में तो पहले से आता है उस टाइप का। अगर ये जो डेवलपमेंट का ये अगर लोगों को जानकारी में कि आज ये एरिया में काम चालू है, सिस्टम है, हाँ, तो आप ये रोड से आप अपना ये काम कर सकते हैं। ऐसे सिस्टम में अगर काम हो जाए ना तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा, यानी लोगों के लिए इजी हो। अन्य ऐसे 3-3, 4-4 घंटे ट्रैफिक में रुकना पड़ता है, उससे अच्छा लोग अपना ये करेंगे। क्यों, डेवलपमेंट के लिए थोड़ी अड़चने तो आती है, उसकी कोई बात नहीं, अच्छा करना है तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं तो सेक्रीफाइस करना ये जरूरी है। पर सेक्रीफाइस के लिए अभी मीडिया और इसके द्वारा बहुत सा है कि हम लोगों को थोड़ा अलर्ट करके अपन कर ले तो बहुत अच्छा होगा। अब उसके बाद अगर लोग अलर्ट नहीं हो तो वो बात अलग है। बाकी ये तो बहुत अच्छा चल रहा है डेवलपमेंट, और इसके बारे में कोई ये दो मत नहीं है। और जो सेंट्रल से निकल रहा है वो हर स्टेट में उसका उपयोग हो रहा है, उसका बेनिफिट हो रहा है। और ये अगर 11 साल में देखे जाए तो इसमें जो भी नेता काम कर रहे हैं या जो भी नेता पक्ष में है, उसमें मैं कहूँगा कि 80% वो यही नीति में काम कर रहे हैं कि जो मोदी जी का एक पॉलिसी है उसी को लेके अपने स्टेट के डेवलपमेंट और इसके लिए सब काम कर रहे हैं। मैं 80% ही कहूँगा, क्योंकि हर इसमें थोड़े बहुत कम ज्यादा होते हैं, पर पहले 20% थे काम करने वाले, अभी इसमें 80% है। इतना चेंज है ये 11 साल में, ये 101% है। और इसीलिए इतने काम और इतने डेवलपमेंट हो रहे हैं, लोग कर रहे हैं, और यहाँ की पब्लिक भी उनको अप्रिशिएट करती है। ऐसा नहीं है कि इतना तकलीफ होने के बाद भी लोग ऐसा किसी नेता के बाद गलत बात नहीं बोलते, उनको भी समझता है कि डेवलपमेंट हो रहा है, इसमें कम ज्यादा होना है। तो मैं बधाई देता हूँ मोदी जी और उनकी पूरी टीम को, सरकार को, कि बहुत अच्छा काम वो कर रहे हैं। उनके जहाँ जहाँ भी उनके मोदी जी के अंडर में जो मुख्यमंत्री है या मंत्री विभाग है या आमदार खासदार जो भी है, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सीटों के लोग बहुत ईमानदारी से काम कर रहे हैं, अपने अपने क्षेत्र में डेवलपमेंट होना चाहिए उनकी भावना है और वो कर रहे हैं। और जहाँ रही धर्म की बात, उसकी भी रक्षा करते हुए बहुत अच्छा इस बार कार्य हो रहा है। और इतने में अगर आप देखेंगे तो हमारी जो संस्कृति है उसको बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं वेटेज मिला है, और बहुत ज्यादा एक मान सम्मान हमारी संस्कृति, फॉलोअर्स बढ़ गए, संस्कृति के अपने धर्म के फॉलोअर्स बढ़ गए, हमारे युवा में एक चेतना जागरूक हो गई है। बहुत महत्व की बात है, क्योंकि एक यंग मैन चेंज द वर्ल्ड, यही एक होता है। जब तक युवा जागरूक न हो और युवा जब तक आगे नहीं आए तो चेंजेस हो रहे वो बढ़ोतरी नहीं हो सकती। तो ये बहुत जरूरी है डेवलपमेंट, और ये किया है। अभी तो ठीक है, इतना काम किए हैं मोदी जी ने, ये 11 साल काम बेमिसाल जो हुआ है। मोदी जी के बाद किसको देख रहे हैं आप पीएम चेहरा? अब ये तो पॉलिटिकली हो जाएगा। नहीं, लेकिन आपको क्या लगता है, देखो एक इंडिया का, एक नागपुर का इम्पोर्टेंट पर्सन होने के नाते आपके क्या विचार देखो, मेरे ख्याल से तो 2-3 ही लाइन में बैठते हैं। एक तो हमारे गडकरी जी भी अच्छा काम कर सकते हैं, उसके बाद दो मत नहीं। एक योगी जी, अगर थोड़ा सा क्या बोलते हैं हम, स्ट्रिक्ट टाइट रह के, जैसा मोदी जी कोई विषय में एकदम स्ट्रिक्ट रह के काम करते हैं, वैसा योगी जी वो कर सकते हैं। और महाराष्ट्र में तो हमारे
गडकरी जी है, गडकरी जी वो एक अच्छा काम, क्योंकि गडकरी जी का एक है कि मैं देखा हूँ कि विजन बस मैन है। विजन मैंने स्टडी किए सिवा कोई चीज करते नहीं। अगर ये आपको कैमरे का भी अगर उनको इसको अच्छा विजन का लाना है तो उसके बारे में जानकारी लेके वो करके वो एक पढ़ाई करने के बाद वो चीज को खुद मालूम करने के बाद वो व्यक्ति वो चीज लाता है। तो ऐसा व्यक्ति विकास बहुत अच्छा कर सकता है, देश का नेतृत्व तो बहुत अच्छा कर सकता है। योगी जी का जो ढंग है वो भी बहुत जरूरी है आज की इसमें, जो 36-38 साल 40 साल में जो भी हुआ है उसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा फिर से लाना, उसके लिए उनके जैसा भी आदमी ये भी नेतृत्व कर सकता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ द महाराजा ऑफ नागपुर राजे मोदूजी भोसले। नमस्कार।